Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to study colorectal carcinoma. So colorectal carcinoma की सबसे पहले डायग्नोसिस जो होती है इट इज़ मेनली असिम्प्टोमेटिक डायग्नोसिस, यानी कि हमें स्क्रीनिंग पे पता चलता है लेकिन इतनी कोई सिम्प्टोमेटिक जो है जो इसके फर्स्ट सिम्टम्स जो देखे गए हैं इट इज़ मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन मेल्स, मोस्टली इन दोज डेट आर मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इट सजेस्ट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। सो इसकी डायग्नोसिस होती है वो ज़्यादातर सस्पिशियस डायग्नोसिस ही होती है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इसकी रीच करने के लिए वी नीड टू डू सम फर्दर टेस्ट। तो इसकी स्क्रीनिंग जो है वो एवरेज स्क्रीनिंग जो प्रोटोकॉल रिकमेंड किया गया है इट इज़ स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 50 विथ कोलोनोस्कोपी। अगर उसमें पॉलिप्स दिखते हैं तो इट सजेस्ट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अल्टरनेटिव कोलोनोस्कोपी के अगर हम अल्टरनेटिव डायग्नोसिस देखें तो इट इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग, जैसा कि हमने देखा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो मतलब कि कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है थ्रू स्टूल्स, तो दैट्स वाई जो है एनीमिया की फाइंडिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। उसके अलावा फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग एंड फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग के बाद फीकल डीएनए, सीटी कोलोनोग्राफी, ये कुछ मजीद टेस्ट हैं जो कि हमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की तरफ डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। तो कौन से पेशेंट जो हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, तो जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। इस वजह से उनमें जो स्क्रीनिंग है वो नॉर्मल प्रोटोकॉल के मुकाबले 10 साल पहले स्टार्ट की जानी चाहिए, मतलब कि एट द एज ऑफ 40 या फिर 10 साल प्रायर टू द रिलेटिव प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिलेटिव को 45 ईयर्स पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हुआ था तो सजेस्ट ये किया जाता है कि हम जो है वो 35 ईयर्स पे एट रिस्क पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करवाना स्टार्ट कर दें। सो इधर एट द एज ऑफ 40 और 10 ईयर्स बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ रिलेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तो उनकी स्क्रीनिंग भी रेगुलर करवाई जानी चाहिए। What are the findings of colorectal carcinoma on barium enema X-ray? तो barium enema X-ray पे हमें कैरेक्टरिस्टिक एपिल कोर साइन मिलता है डेट सजेस्ट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एंड हमें सीरम में CEA ट्यूमर मार्कर जो है वो एलिवेटेड मिलता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, लेकिन अगर CEA ट्यूमर मार्कर एलिवेटेड आ रहा है तो इट सजेस्ट सम अंडरलाइंग ट्यूमर, वो पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज में ज़्यादा कॉमन है और 25% इसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ज़्यादा कॉमन, मतलब 25% प्री डिस्पोजिशन है इन द फैमिलीज हैविंग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो इसकी प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन इज द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व जंक्शन, उसके बाद असेंडिंग कोलोन एंड देन वी हैव द डिसेंडिंग कोलोन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट आर एसिम्टोमेटिक, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। राइट साइडेड जो कैंसर्स होते हैं फॉर एग्जांपल इन द सीकल या फिर इन द असेंडिंग कोलोन दे आर एसोसिएटेड विद ओकल्ट ब्लीडिंग, जबकि लेफ्ट साइड यानी कि रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन के जो एसोसिएट होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद हेमाटोचीजिया। हेमाटोचीजिया मतलब कि ब्राइट रेड ब्लीडिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो ल्यूमेन को नैरो कर देते हैं तो वहाँ से स्टूल पास नहीं हो पाता जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं। असेंडिंग कोलोन में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं एज एक्सोफिटिक मास और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि ओकल्ट ब्लीडिंग हो रही होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड वेट लॉस, यानी कि इसकी जो हमें ज़्यादा देर से मालूम पड़ता है कि असेंडिंग कोलोन में अगर कैंसर है तो किसी बंदे को CRC है। डिसेंडिंग कोलोन की बात करें तो इट प्रेजेंट एज इन्फिल्ट्रेटिव मास या और ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करता है। उसके अलावा कॉलिकी पेन एंड हेमाटोचीजिया भी इसमें ज़्यादा कॉमन होता है ऑन द डिसेंडिंग कोलोन। एक ऑर्गेनिज्म है डिट इज नोन एज द स्ट्रेप्टोविरस या फिर इसको गैलोलाइटिकस भी बोलते हैं। अगर उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाए, यानी कि अगर एंडोकार्डाइटिस किसी बंदे को है और इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोविरस, तो उसमें लाइकली चांस है कि उसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी है, क्योंकि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और अगर उस प्लस में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो दिस एंडोकार्डाइटिस इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोविरस। ठीक है। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के, सच एज एडिनोमेटस एंड सिलेटेड पॉलिप्स, familial cancer syndromes, IBD, tobacco use, and diet of processed meat with low fiber. These are the risk factors for colorectal carcinoma.
उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो इसमें आपको खाली 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आ जाती है क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी यानी कि म्यूटेशंस इन द एपीसी जीन या फिर फेप, जो कि एपीसी जीन की म्यूटेशन, जैसे कि पहले भी पढ़ के आ चुके थे कि एपीसी की जीन की म्यूटेशन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस एंड दिस कैन प्रीडिस्पोज टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अगर इसकी हम ट्रीटमेंट ना कर रहे हैं। उसके अलावा माइक्रोस्टेलाइट इनस्टेबिलिटी सच एज म्यूटेशंस और मिथाइलेशन ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन सच एज MLH1, ये भी हमें लिंक सिंड्रोम पे प्रीडिस्पोज करता है। एंड लिंक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद कैंसर्स ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन, जिसमें से कोलोन का कैंसर इज वन ऑफ देम। ठीक है। And then we have the overexpression of COX-2 that has also been linked to colorectal carcinoma. NSAIDs are said to be protective against colorectal carcinoma क्योंकि NSAIDs जो हैं वो COX-2 को इनहिबिट कर देते हैं, तो इस वजह से NSAIDs जो हैं आर कीमोप्रोटेक्टिव। तो these three features that are the chromosomal instability, APC जीन की म्यूटेशन, माइक्रोसैटेलाइट instability जिसमें मिसमैच रिपेयर जीन आ जाते हैं MLH1 and overexpression of COX-2, these are associated with the प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। आप ये फ्लो चार्ट भी याद कर सकते हैं कि नॉर्मल कोलोन है, सबसे पहले एपीसी जीन की म्यूटेशन होगी तो कोलोन एट रिस्क, उसके बाद बीटा कैरोटीन की म्यूटेशन होगी एंड क्रास म्यूटेशन होगी तो ये एडिनोमा में डेवलप कर जाएगा एंड देयर विल लास्ट म्यूटेशन इन द TP53 जीन दैट विल प्रीडिस्पोज एडिनोमा इनटू द फुल ब्लोन कार्सिनोमा। So this was all about the pathology of GI tract and हम next sessions में liver की pathology start करने वाले हैं। If you have any questions so far आप comment करके पूछ सकते हैं। If you like our videos and please subscribe to our channel. Thank you.